इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन को ही हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू से ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और अदर डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन हमें क्या बताता है, हमारी डिमांड में और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में जब आप गए तो आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो आप उसको ख़रीद नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या, आपकी डिमांड को किसने अफेक्ट किया? प्राइस ने। आप प्राइस की वजह से उस कमोडिटी की डिमांड नहीं कर पाए। अब ऐसे ही आपके पास प्राइस चलो सही है, ठीक है, और आपको वो बहुत चीज़ पसंद आ जाती है और प्राइस उसकी ठीक है, पर आपके पास आपकी उतनी इनकम नहीं है। तो यहाँ पे किसने अफेक्ट किया हमारी डिमांड को? इनकम ने। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो डिमांड फंक्शन यही बताता है हमारी क्वांटिटी डिमांड में और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं, उन दोनों में रिलेशन बताता है। ओके, इट शोज़ हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी से रिलेटेड टू से ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये बताता है कैसे जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस से रिलेट करती है, इनकम से, और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो कैसे रिलेट करती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन में देखते हैं। हमारे पास दो तरीके के डिमांड फंक्शन होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमारे पास पहला है पीएक्स। पीएक्स मतलब होता है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी गुड की जो प्राइस होती है वो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। अब अगर किसी भी गुड की प्राइस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसकी डिमांड होगी वो कम होगी। उसी अगर गुड की प्राइस लो होगी, कम होगी, तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। तो हमारी सबसे पहला फैक्टर जो है अफेक्ट करता है वो है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि प्राइस, किसी भी गुड की प्राइस। ये ध्यान रखना आप, जब भी हम प्राइस की बात करेंगे तो हम बाकी के सारे फैक्टर्स जो पढ़ेंगे हम उनको कांस्टेंट मानेंगे। इसका मतलब कि प्राइस की जब हम बात करेंगे तो सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। जब हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो प्राइस जो है उसको कांस्टेंट मानेंगे। ओके, जो हमारी प्राइस है जब उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो अदर फैक्टर्स जो है हमारे वो कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और जब हमारी अदर फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे तो हमारी प्राइस जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन की। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमारे पास 5 फंक्शन है, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई। पी एक्स मीन्स प्राइस, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। वाई का मतलब होता है कंज्यूमर्स इनकम। टी से कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ई, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। मार्केट डिमांड फंक्शन में ये सारे फैक्टर्स तो आएंगे ही, इसके साथ साथ 2 और फैक्टर ऐड हो जाते हैं। एन, पॉपुलेशन साइज़। अगर हमारे मार्केट में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, मतलब ज़्यादा लोगों की नंबर ऑफ़ बायर्स बढ़ेंगे तो हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और ऐसे ही अगर कम हो जाएंगे तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। वाई डी, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इन सब के बारे में हम आगे अब डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, सबसे पहला इसमें ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका मतलब है हम सारे फैक्टर्स को इक्वल मानते हुए कि उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उनको कांस्टेंट मानते हुए, विद अ राइज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में राइज हो जाएगी, प्राइस अगर किसी भी कमोडिटी की,
तो उसकी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसका मतलब उसकी डिमांड कम हो जाती है। एंड विद अ फॉल इन प्राइस, और अगर उसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो इट्स डिमांड एक्सटेंड, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कंज्यूमर उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको कोई चीज़ पसंद आती है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है, इसकी प्राइस क्या है। तो इसीलिए जो हमारा प्राइस है वो हमारा मेन फैक्टर माना जाता है। अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो हम उसकी डिमांड नहीं कर पाएंगे, और अगर किसी भी गुड की प्राइस कम होगी तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ओके, सेकंड जो फैक्टर है वो हमारा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के गुड होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, ऐसे गुड्स जिनको हम किसी और गुड्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी और गुड्स के साथ की जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंक पेन एंड जेल पेन, अगर मार्केट में इंक पेन ख़त्म हो गए तो आप उसकी जगह जेल पेन यूज़ कर सकते हो, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड होता है। जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं जिनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। ओके, वो गुड ऐसे गुड जो सिमिलर होते हैं और उन्हें कंपेयर कर सकते हैं हम। ओके, तो जैसे टी एंड कॉफ़ी है, तो टी एंड कॉफ़ी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। कोक एंड पेप्सी, ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक में तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, थम्स अप ऐसे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हुए, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं उनके सिमिलर प्रोडक्ट के साथ। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास टी एंड कॉफ़ी दो सब्स्टिट्यूट गुड हैं। अगर इसमें टी की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, टी की प्राइस बढ़ेगी, तो कंज्यूमर जो है अपनी डिमांड शिफ्ट कर देंगे कॉफ़ी की तरफ, वो कॉफ़ी को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज़ इन द डिमांड फॉर अदर। ओके, एक की प्राइस में चेंज आने से दूसरे जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड होता है उसकी डिमांड में चेंज आता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, एंड डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ वन कॉज डिक्रीज़ इन द डिमांड फॉर अदर। और ऐसे ही अगर उसकी प्राइस में कमी आएगी, यानी कि उसकी प्राइस फॉल होगी, तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे टी की प्राइस हाई हो गई तो कंज्यूमर ने अपनी डिमांड कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट कर दी। अब जब टी की प्राइस दोबारा से कम हो गई, ओके, फॉल हो गई उसकी प्राइस, तो कॉफ़ी की तरफ जो टी के कंज्यूमर शिफ्ट हो गए थे कॉफ़ी की तरफ, वो दोबारा टी की तरफ आ जाएंगे, टी को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो ऐसे ही होता है इसमें कि एक की जब प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड क्या होती है, अपने आप बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमारी डिमांड को ये इस तरह से अफेक्ट करता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई वांट्स, ऐसे गुड्स जिनका हम एक साथ यूज़ करते हैं, जिनका कंजम्पशन कंज्यूमर एक साथ करता है। जैसे कि इरेज़र एंड पेंसिल। अब हमने इरेज़र, अगर आप इरेज़र परचेज़ कर लोगे और आप पेंसिल नहीं करोगे परचेज़, तो इरेज़र का क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसे ही ऐसे गुड्स जिनका यूज़ जो है वो एक साथ होता है। ओके, तो और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे इंक एंड पेन। ओके, अब ये पेन है, अगर इसके अंदर ये रिफ़िल नहीं होगी तो इसका जो ऊपर की बॉडी है तो ये किसी काम की नहीं है। तो ऐसे ही ऐसे गुड्स जो होते हैं जिनका यूज़ एक साथ करते हैं हम, तो वो कौन से गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। अब ये कैसे हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, अ फॉल इन अ प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर एंड अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। इसका मतलब क्या हुआ, एक की प्राइस फॉल होने पे, यानी अगर किसी एक गुड की प्राइस फॉल होती है तो दूसरे की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एक एग्जांपल प्रिंटर एंड पेपर भी है। तो अगर प्रिंटर की प्राइस में चेंजेस आए, प्रिंटर की प्राइस कम हो गई, तो जो पेपर की डिमांड है, जब प्राइस कम होगी तो लोग प्रिंटर की डिमांड करेंगे, जब प्रिंटर की लोग डिमांड करेंगे तो पेपर भी तो ख़रीदेंगे, क्योंकि अगर आप प्रिंटर लेके रख लोगे तो उसका कोई यूज़ तो नहीं है जब तक आप पेपर नहीं लोगे। तो ऐसा होता है इसमें कि अगर एक की प्राइस फॉल होती है तो जब प्राइस फॉल होगी तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ी तो दूसरे जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है
जिसे हम साथ में ही कंज्यूम करते हैं। प्रिंटर एंड पेपर इसका साथ में ही यूज़ होता है, तो जो पेपर की डिमांड होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ओके, एंड अ राइज इन प्राइस ऑफ वन कॉज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। ऐसे ही अगर प्रिंटर की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ओके, हाई होने पे जो डिमांड है लोग उसकी कम करेंगे। अब जब डिमांड कम होगी तो लोग पेपर भी क्यों खरीदेंगे, पेपर की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या रिलेशन होता है कि अगर एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, और उसी गुड की प्राइस अगर कम हो जाती है, जब गुड की प्राइस कम हो जाएगी तो दूसरी जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखते हैं कि इनकम जो है वो हमारी डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। ओके, इसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड कौन से होते हैं। ओके, पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स के बारे में। ओके, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, हमारी इनकम से होता है। ओके, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कब होती है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कब होती है, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होती है, कम होती है। तो नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, आर दोज इन केस ऑफ विच देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। जैसे अगर इनकम बढ़ी तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इनकम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या होता है कि हमारी इसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब जैसे इनकम डिक्रीज़ होगी तो इसकी जो डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी। अब ये नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये हमारी इनका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, हमारी इनकम से होता है। अब कोई गुड मेरे लिए नॉर्मल है पर वही गुड किसी के लिए इन्फीरियर भी हो सकता है। जैसे कि अब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ये मेरे लिए भी नॉर्मल गुड है, लेकिन ये किसी के लिए इन्फीरियर भी हो सकता है। जब किसी की इनकम हाई है, ओके, उनकी अर्निंग ज़्यादा है, जिनके पास आईफोन है, तो उनके लिए तो ये इन्फीरियर गुड है। कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम कैसे अफेक्ट करती है हमारी डिमांड को। ओके, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड्स टू राइज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। ओके, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, ऑन द अदर हैंड द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स टेंड्स टू डिक्रीज़ विथ इंक्रीज़ इन इनकम। अगर इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। और अगर हमारी इनकम जो है वो बढ़ेगी तो क्या होगी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हम नहीं करेंगे। अब जैसे वीट है, वीट हमारा नॉर्मल गुड में माना जाता है, और जो भी कोर्स ग्रेन है, मोटे अनाज होते हैं, जैसे मेज़ हो गया, बार्ली, ओके, ये सारी जो हमारे ये ज्वार, ये सारे जो हैं ये हमारे इन्फीरियर गुड्स में आते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कोई भी गुड, हम ये सब कुछ हमारी इनकम पे ही डिपेंड करता है। कोई गुड किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है और वही गुड किसी के लिए इन्फीरियर भी हो सकता है। तो ये सब सारा जो इसका रिलेशन है वो किससे है, हमारी इनकम से है। ओके, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब ये कैसे अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस एक्सेट्रा। Things being equal, demand for those goods increases for which consumer develop strong taste and preferences. उन सारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी जिसमें कंज्यूमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसका मतलब कि कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट आता है, उसे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और अगर कंज्यूमर को क्या टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे पसंद नहीं आया, तो क्या होगी, उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारी डिमांड को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे क्लाइमेट है, अब अभी आजकल आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। अब जब विंटर्स आती हैं तो उस टाइम पे इतनी डिमांड नहीं होती। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, हमारा एक्सपेक्टेशंस। इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ significant change in the availability of the concerned commodity in near future, he may decide to change his present demand for the commodity. अब क्या होता है कि अगर
कंज्यूमर को पता चलता है कि आने वाले टाइम में किसी भी गुड की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो आज ही एट प्रेजेंट उसकी डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देता है। ओके, तो उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर ऐसे ही पता चलेगा कि आगे आने वाले टाइम में किसी कमोडिटी की प्राइस कम होने वाली है, तो जो कंज्यूमर होता है वो अपनी डिमांड जो होता है वो एट प्रेजेंट कम कर देता है। तो ऐसे ही एक्सपेक्टेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, ये याद रखना इसमें कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, हमने प्राइस को कांस्टेंट अज्यूम किया है कि प्राइस नहीं चेंज हो रही है। ओके, ये फंक्शंस पढ़े, ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन थे। अब हम मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन में जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ये तो आएंगे ही, साथ में दो और ऐड हो जाते हैं। पहला है पॉपुलेशन साइज। डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स फॉर अ कमोडिटी। अगर में बायर्स बढ़ेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, जैसे किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं हम अमूल का मिल्क ले लेते हैं। ओके, अमूल के मिल्क की बात करते हैं कि अगर पहले 10 बायर्स थे तो 10 पैकेट परचेज़ करे जाते थे। ओके, अब वही जब बायर्स बढ़ गए, इंक्रीज़ हो गए, 20 हो गए, तो जो डिमांड है वो कितनी होगी, फिर 20 होगी। ओके, तो जितने नंबर ऑफ़ बायर्स हमारे बढ़ेंगे मार्केट में उतनी ही हमारी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी। ओके, हमारा फैक्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये कैसे हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है, अगर हमारी सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का तो जो डिमांड है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हमारी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होगा तो हमारे डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। इफ़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीजेस इनइक्वालिटी, rich become richer and poor become poorer. The demand for luxury goods like big cars is expected to rise. Also, a fall in income of the poor people may compel them to shift from normal to inferior goods. इसका मतलब क्या हुआ, जब पैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो रिच के पास और ज़्यादा पैसे जाएंगे, जब उसे और पैसे मिलेंगे तो वो और एक्सपेंसिव कार्स और मतलब सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी यानी कि एक्सपेंसिव चीज़ें डिमांड करेगा। तो डिमांड एक्सपेंसिव चीज़ों की बढ़ेगी, साथ ही साथ जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होते चले जाएंगे। ओके, तो जो उनकी डिमांड है वो नॉर्मल गुड्स से इन्फीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो जब इन्फीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। पुअर की इन्फीरियर गुड्स के लिए डिमांड इंक्रीज़ होगी और जो रिच पीपल्स होंगे उनकी डिमांड एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा इनकम का वो इक्वल रहेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स समझाए ये आपको समझ आए होंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।